हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट विधि है मोलरता, सेकंड है मोललता, थर्ड है नॉर्मलता और फोर्थ है फॉर्मलता। तो इस प्रकार से हम इन चार विधियों को आज डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा मोलरता। इसे हम कहते हैं मोलारिटी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो विलयन है वो विलेय प्लस विलायक इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो जो विलयन होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें विलेय भी होगा और साथ में उसमें क्या होगा, विलायक भी होगा। तो इसके अनुसार हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो मोलरता की डेफिनेशन होगी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय है उसके क्या होगी, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, तो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या, पर मोलों की संख्या हमेशा किसकी रहेगी, विलेय की। तो विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में आएगा विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। तो इसको भी देख के हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब यहां पर जो लिखा हुआ है विलेय के मोलों की संख्या, इसका मीनिंग क्या होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है, यहाँ हम अलग से निकाल लेते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार अपॉन में क्या आएगा, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। अब इस भार को हम द्रव्यमान कहते हैं और यहां पर जो अनुभार लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, अनुद्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो गया विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अनुभार। अब इस मान को हम इसकी जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मोलरता बराबर, अब विलेय के मोलों की संख्या की जगह हमको ये वैल्यूज रखनी है, तो ये होगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन आएगा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। ठीक है, और विलयन का लीटर में आयतन, ये जैसा का वैसा ही रहेगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने के लिए आता है, यदि उसमें आपको विलयन का लीटर में आयतन दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और यहां पर यदि विलयन का मिलीलीटर में आयतन दिया है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने की एक सिंपल स्टेप बता देता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब इस लीटर को हमें कन्वर्ट करना है काय में, मिलीलीटर में। तो यहाँ से हम जो 1000 है उसको 1 के अपॉन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1000 और ये हो गया लीटर और बराबर क्या आ गया
मिलीलीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1 मिलीलीटर, तो हमें लीटर को काय में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 1/1000 से गुना करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अगली स्टेप में। तो मोलरता बराबर, इसको तो जैसा का वैसा ही लिखेंगे, विलेय का ग्राम में भार अपॉन में आएगा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार गुना, अब इसे हम चेंज कर रहे हैं, तो विलियन का लीटर में आयतन को कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीलीटर में, तो उसे 1/1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां पर आएगा 1/1000 और ये चेंज हो जाएगा काय में, मिलीलीटर में। तो यहां हम लिखेंगे विलियन का मिलीलीटर में आयतन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे फिर से मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार अपॉन में आएगा विलेय का अनुभार गुना। अब यहां पे देखिए ये अंश है और ये हर है, फिर से ये अंश है और ये हर है। जब कोई राशि हर के भी हर में होती है तो वो उलट गुना भाग से कहाँ चली जाती है, अंश में। तो इसीलिए यहाँ पर जो 1000 है वो कहाँ चले जाएगा, अंश में चले जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे अंश में 1000 और नीचे आएगा विलियन का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब इनको हम सांकेतिक रूप में लिख देंगे। तो सांकेतिक रूप में लिखते हैं, मोलरता को हम दर्शाते हैं कैपिटल एम से, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम बराबर। अब एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान में रखेंगे कि जो विलायक होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको ए से दर्शाते हैं, और जो विलय होता है वो छोटा होता है, इसीलिए हम इसको हमेशा कैसे दर्शाएंगे, बी से दर्शाएंगे। तो जब भी विलय आएगा तो हम उसे बी कहेंगे, और जब भी विलायक आएगा तो उसे हम ए से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विलय का ग्राम में भार, भार मतलब उसका द्रव्यमान, तो ये हो गया W। किसका बोल रहा है, विलय का। अभी हमने विलय को किससे दर्शाया, B से, तो यहाँ पे आ जाएगा WB गुना कितना है यहाँ पर 1000, तो 1000 को हम जैसा का वैसा लिख लेते हैं, अपॉन में विलय का अनुभार, मतलब ये अनुद्रव्यमान है, तो इसको हम दर्शाएंगे M से। ये किसका है, विलय का, विलय को फिर से किससे दर्शाया गया है, B से, तो यहाँ पे आएगा MB और गुना यहाँ पर लिखा गया विलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो मिलीलीटर में आयतन, आयतन मतलब होता है उसका वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, V। तो यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है मोलरता ज्ञात करने के लिए, तो आपको इन चारों राशि के मान यदि ज्ञात होंगे तो आप आसानी से मोलरता का मान निकाल सकते हैं। केवल आपको क्या काय का मान चाहिए, विलय का ग्राम में भार और विलय का अनुभार, और साथ ही आपको चाहिए विलियन का मिलीलीटर में आयतन। बस इन 3 राशियों के यदि मान आपको ज्ञात हो जाते हैं तो आप इनकी सहायता से आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आपको ये इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। अब मोलरता हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मोललता की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड डेफिनेशन है मोललता, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसके पहले वाली डेफिनेशन में हमने देखा कि वहाँ पर हमने विलियन लिया और विलियन का लीटर में आयतन को यूज़ किया, विलियन का लीटर में आयतन को यूज़ किया था। पर अब यहाँ पर आपको विलियन का लीटर में आयतन को यूज़ न करते हुए विलायक का किलोग्राम में भार यूज़ करना है। किसका, विलायक का 1 किलोग्राम में भार यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और विलय के हमेशा क्या होती है, मोलों की संख्या, विलय के हमेशा क्या होगी, मोलों की संख्या। चलो, तो इसकी सहायता से हम डेफिनेशन बना लेते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित, कौन उपस्थित रहेगा, विलय, और विलय के क्या होगी, मोलों की संख्या को हम उस विलियन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलियन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं।
और मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आएगा, विलायक का किलोग्राम में भार। यहां पर आ जाएगा विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है। अब यहां पर जो इसकी सहायता से भी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित या घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब फिर से हम विलय के मोलों की संख्या को चेंज करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर फिर से क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार अपॉन में आएगा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। अब ये जो मान निकाला हमने विलय के मोलों की संख्या, उसको यहां पुट अप कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या की जगह हम इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार या द्रव्यमान, और अपॉन में आएगा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, या इसे हम क्या कहते हैं, अनुद्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है। और गुना में विलायक का किलोग्राम में भार जैसे का वैसा ही रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा विलायक का किलोग्राम में भार। फिर से बता रहा हूं आपको कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया और उसका किलोग्राम में अगर आपको भार दिया रहा, तो ये आपका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर यदि विलायक का किलोग्राम में भार की जगह आपको ग्राम में भार आया, तो फिर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर से होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अब इस किलोग्राम को हमें काय में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो फिर से हम इस 1000 को कहाँ लेके आ जाएंगे, अपॉन में, तो 1/1000 किलोग्राम, और बराबर का में आ जाएगा ग्राम में। तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस किलोग्राम में क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से यहाँ पर हमें गुना करना पड़ेगा। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, मोललता बराबर इस राशि को जैसे का वैसे ही लिखेंगे, विलय का ग्राम में भार अपॉन में आएगा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार गुना। अब यहाँ पे विलय का किलोग्राम में भार है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो केजी दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे हम, सामने कितना लगा देंगे, 1/1000, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। तो यहाँ पे आएगा 1/1000, और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार। तो ये हो जाएगा विलायक का ग्राम में भार। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मोललता बराबर इसको जैसा का वैसा ही लिखेंगे, विलय का ग्राम में भार अपॉन में आएगा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार या अनुद्रव्यमान। और उसके बाद यहाँ पर जो 1000 है वो कहाँ है, हर के भी हर में है, इसीलिए उलट गुना भाग से कहाँ जाएगा, अंश में। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1000, और अपॉन में आ जाएगा विलायक का ग्राम में भार। अब इसे हम सांकेतिक रूप में चेंज कर लेंगे, तो ये होगा मोललता को हम कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m बराबर, अब यहाँ लिखा हुआ है विलय का ग्राम में भार, भार मतलब उसका द्रव्यमान, मतलब वेट हो गया उसका, किसका बोल रहा है, विलय का, और विलय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, b से, तो ये आ जाएगा WB गुना कितना है वहाँ पर 1000 अपॉन में
विलय का अनुभार, अनुभार मतलब होता है अनुद्रव्यमान, उसको हम दर्शाएंगे m से। किसका बोल रहा है? विलय का। फिर से विलय बराबर कितना हो जाएगा? b, तो इसे हम लिखेंगे mb गुना, यहाँ पर लिखा गया है विलायक का ग्राम में भार, तो भार मतलब भी क्या होता है यहाँ पर जो है w, तो इसे हम लिखेंगे w। पर ये देखो w दोनों सेम है, पर डिफरेंट ये है कि ये विलय का है और ये किसका है? विलायक का। तो विलायक को हमने कैसे दर्शाया? a से, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो मोललता से रिलेटेड हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इसमें वैल्यू की आवश्यकता होती है कि विलय का ग्राम में भार दिया होना चाहिए। विलय का अनुभार कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, पर उसके साथ उसका पदार्थ दिया रहेगा, तो उसकी सहायता से आप विलय का अनुभार निकाल सकते हो। और साथ में दिया रहेगा विलायक का ग्राम में भार, तो ग्राम में भार दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? मोललता। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नॉर्मलता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। केवल आपको 4 डेफिनेशनों में से केवल एक ही डेफिनेशन है जिसमें विलायक और उसका किलोग्राम में भार यूज होता है। अदरवाइज 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपने देखी मोलरता की, अब ये डेफिनेशन देख रहे हैं हम नॉर्मलता, और इसके बाद आएगी फॉर्मलता। इन तीनों डेफिनेशनों में विलियन का हमेशा लीटर में आयतन का यूज़ करना है, और जो इसके पहले की हमने डेफिनेशन देखी मोललता की, केवल आपको मोललता में विलायक का किलोग्राम में भार यूज़ करना है। बाकी तीनों डेफिनेशन में हम विलियन का लीटर में आयतन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिखा है यहाँ पे मैं हिंट में लिख देता हूँ, ये केवल किसके लिए यूज़ करेंगे आप? ये यूज़ करेंगे केवल मोललता के लिए, मोललता। अदरवाइज बाकी डेफिनेशनों के लिए हम विलियन का लीटर में आयतन को ही यूज़ करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, तो नॉर्मलता बराबर होगा किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित। अब कौन उपस्थित होगा? तो वहां पर हमने अभी तक देखा कि विलय के मोलों की संख्या, बस यहां पर जो मोलों की संख्या है उसमें आपको एक वर्ड यूज करना है। तो विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। तो मोलों की संख्या की जगह हमको क्या लिखना है? ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो मोलों की संख्या को अब मैं यहां से हटा रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। तो बस एक वर्ड यूज करो यहां पर और आराम से आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो हम डेफिनेशन बोलेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अब दूसरे प्रकार से बता रहा हूं। विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को हम उस विलियन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को हम उसकी क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉर्मलता बराबर होगा, क्या होगा? विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या अपॉन में आएगा विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का 1 लीटर में आयतन। यहां पर हम एक इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एक नहीं भी लिखा जाए तो भी इसका मीनिंग एक ही होता है। तो इसको देख के भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, कौन उपस्थित होगा? विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को हम उसकी क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। अब फिर से हम चेंज कर लेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, तो यहाँ पे इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। तो विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या बराबर होगा विलय का
विलय का ग्राम में भार और अपाउंड में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हर डेफिनेशन में हमने लिखा था विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, तो यहाँ हम लिखते थे विलय का ग्राम में भार बटे विलय का क्या आएगा, अनुभार। पर अब उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और वहां पे लिखेंगे विलय का ग्राम में भार अपाउंड में आएगा विलय का, अब अनुभार न लिखते हुए वहां लिखेंगे हम कौन सा भार, तुल्यांकी भार लिखेंगे। तो यहां आएगा विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। अब ये जो मान निकाला हमने कि विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, उसका मान ये होता है और इस मान को हम इसकी जगह रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, उसका मान कितना दिया है, ये है। तो यहां लिखेंगे हम विलय का ग्राम में भार अपाउंड में आएगा विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार गुना, अब यहां पे अपन ये जैसा का वैसे ही रहेगा, विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मलता बराबर, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लीटर में दिया गया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इसको मिलीलीटर में दिया गया है तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से गुना करना पड़ेगा, और 1000 जो है वो कहाँ रहेगा, हर के भी हर में, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट कहाँ लेके चले जाएंगे, अंश में। अब इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन में आपको बता दिया कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टेप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा विलय का ग्राम में भार अपाउंड में आएगा विलय का यहां पे कौन सा लिखेंगे हम, अनुभार नहीं लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का तुल्यांकी भार गुना, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में, तो यह आ जाएगा विलियन का मिलीलीटर में आयतन, और यहाँ का जो 1000 होगा अब वो कहाँ चले जाएगा, अंश में, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सांकेतिक रूप में चेंज कर लेंगे। तो सांकेतिक रूप में क्या होगा, नॉर्मलता को हम दर्शाते हैं n से, बराबर यहाँ पर क्या होगा, विलय का ग्राम में भार, भार मतलब W, किसका बोल रहा है, विलय का, विलय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, B से, तो ये आएगा WB गुना 1000 को हम जैसा का वैसे ही रखेंगे यहाँ पे अपाउंड में। अब यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा विलय का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को हम किससे दर्शाते, E से दर्शाते, पर किसका बोल रहा है वो, विलय का, तो विलय मतलब कितना है, B, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, B, तो ये हो जाएगा विलय का तुल्यांकी भार। अब यदि आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार और बटे में आता है संयोजकता। तो अगर आपको कभी तुल्यांकी भार निकालना रहा तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुभार बटे संयोजकता, इसकी सहायता से हम उसका क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा हुआ है, विलियन का मिलीलीटर में आयतन, आयतन मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो ये काय में होगा, मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मलता का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हम पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया और उसकी सहायता से हम काय का मान निकाल लेंगे, नॉर्मलता का। ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट हमारी बची हुई है फॉर्मलता, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फिर से हम यहाँ पर आएंगे तो इसकी डेफिनेशन होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के, यहाँ पर मोलों की संख्या होती थी, अब मोलों की संख्या को हम हटाकर उसकी जगह हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। मोलों की संख्या को हटा दिया और उसकी जगह लिख दिया हमने ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। तो क्या डेफिनेशन बन गई हमारी, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के
ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। समझ में आ गया? यहां पर मैं लिख देता हूं इसको। तो फॉर्मलता बराबर हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे हम विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या अपॉन में आएगा विलयन का मिलीलीटर में आयतन, विलयन का, सॉरी मिलीलीटर में अभी नहीं करेंगे हम, पहले लीटर में ही रहने देते हैं, लीटर में आयतन। तो इसको देख के भी डेफिनेशन आसानी से बताई जा सकती है। क्या होगी डेफिनेशन? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब यहां पर देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। अब मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको 3 डेफिनेशन में बता दिया कि इसको निकालते कैसे। तो विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम में भार और अपॉन में विलय का अनुभार। तो अनुभार को न लिखते हुए हम उसका क्या लिखेंगे, विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, आप देखेंगे यहां पर। तो फॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है विलय का ग्राम में भार और अपॉन में आएगा विलय का, क्या लिखेंगे हम, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो ये लिख दिया हमने किसकी जगह, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या की जगह। और विलयन का लीटर में आयतन, इसको हम जैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे विलयन का लीटर में आयतन। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार अपॉन में आएगा विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुना। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है विलयन का लीटर में आयतन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मिलीलीटर में। तो 1/1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 रहेगा हर के भी हर में, उसको हम लेके चले जाएंगे कहाँ पर, अंश में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000 और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम मिलीलीटर में। तो ये आएगा विलयन का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मलता। फॉर्मलता को हम कैसे डिनोट करते हैं, फॉर्मलता को हम डिनोट करते हैं F से। तो फॉर्मलता का F बराबर विलय का ग्राम में भार मतलब W, किसका बोल रहा है, विलय का, विलय मतलब होता है B, इसको लिखेंगे B गुना 1000 जैसे का वैसा अपॉन में आ जाएगा विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब M होता है, पर जो विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, FM से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुना विलयन का मिलीलीटर में आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा V। तो इस फॉर्मूले के सहायता से फॉर्मलता के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये फॉर्मलता हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, वो है मोल अंश, जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मोल प्रभाज, जिसे हम क्या कहते हैं, या तो इसे हम कहेंगे मोल अंश, ठीक है, और इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं।
देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, मोल प्रभाज मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो मोल प्रभाज है या मोल अंश है उसको हम x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x से। अब डेफिनेशन सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो घटक है हमारे पास, पहला घटक है विलायक और दूसरा घटक है विलय। तो हम क्या करेंगे, पहले हम विलायक की बात करते हैं, अभी हम विलय को ड्रॉप कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अब हम विलायक के बारे में बात करते हैं। तो विलायक के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या मतलब क्या होता है, n लेते हैं, संख्या मतलब क्या होगा n, पर किसके ले रहे हैं हम, विलायक के। तो यहां पर देखेंगे हम लिखेंगे n और यहां पर क्या हो जाएगा a। तो ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या, कितना हो गया Na, और अपॉन में आता है विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन किससे मिलकर बना है, विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है। विलायक मतलब कितना है a और विलय मतलब कितना है b। यदि हम बात करें विलायक के मोलों की संख्या की तो वो हो जाएगा Na, और यदि हम बात करें विलय के मोलों की संख्या की तो वो हो जाएगा Nb। तो हमने डेफिनेशन में पहले क्या लिखा, विलायक के मोलों की संख्या, और अपॉन में आएगा विलयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन में कौन कौन आएगा, विलायक के मोलों की संख्या भी आएगी और साथ में विलय के मोलों की संख्या भी आएगी। तो क्या होगा, Na प्लस Nb, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर, और साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की। तो ये हो गया A। तो इस प्रकार से हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको हिंदी में भी लिखा देता हूँ। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा विलायक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर जो Na है वो किसकी संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और अपॉन में क्या आएगा, विलयन के मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो बस ये सिंपल सी आपको डेफिनेशन याद रखना है और इसकी सहायता से आप ये बना सकते हो। देखो इसको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं। विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मतलब होता है x, किसकी बात कर रहे हैं, विलायक। विलायक मतलब क्या होता है, a। तो यहां पे आ जाएगा, ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज बराबर, यहां लिखा हुआ है विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक मतलब a होता है और उसके मोलों की संख्या कितनी होती है, Na। तो ये आ जाएगा Na अपॉन में विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में विलय भी आएगा और साथ में विलायक भी आएगा और दोनों के मोलों की संख्या भी आएगी। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, Na, प्लस विलय के मोलों की संख्या कितनी है, Nb। तो इसको हम लिख देंगे। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। ये किसके लिए हुआ, पर केवल विलायक के लिए। सेम इसी प्रकार से अब हम किसके लिए देख सकते हैं, विलय के लिए। तो अब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं विलायक को और हम किसकी बात करेंगे, विलय की। तो फिर से देखो किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलय का मोल प्रभाज। तो ये होगा विलय का मोल प्रभाज, विलय मतलब b और मोल प्रभाज मतलब x। तो ये हो गया विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या। अब विलय है आपके पास b और उसके मोलों की संख्या कितनी होगी, Nb। अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा, डेफिनेशन के अनुसार विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में विलायक भी आएगा और विलय भी आएगा और दोनों के मोलों की संख्या भी आएगी। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, Na, प्लस विलय के मोलों की संख्या कितनी है, Nb। तो ये हो गया आपका विलय का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से दोनों डेफिनेशन आपकी निकल जाती है, एक है विलायक का मोल प्रभाज और एक है विलय का मोल प्रभाज। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के, अब एक घटक कौन सा है हमारा, विलायक। तो विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो उस घटक का क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। और उस घटक का मतलब होता है विलायक का। यहां पर एक बार विलायक के लिए निकाल लो और एक बार विलय के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि यदि हम इन दोनों का क्या करते हैं, योग करते हैं। जैसे विलायक का मोल प्रभाज मतलब XA और विलय का मोल प्रभाज मतलब XB, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं बराबर। तो XA का मान है ये लिखेंगे हम Na अपॉन में आएगा विलायक का मोल, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या, प्लस
अब एक्स बी का मान हम रखेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या और अपॉन में क्या आ जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या। अब इनका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो एलसीएम आ जाएगा Na प्लस Nb, और ऊपर अब जब एलसीएम समान है तो ऊपर वाली राशियाँ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा Na प्लस Nb, और ये जैसा का वैसा ही रहेगा, XA प्लस XB इक्वल टू, अब देखो ये समान राशि है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना, 1। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम विलायक का मूल प्रभाज लेंगे और किसका मूल प्रभाज लेंगे, विलय का मूल प्रभाज, और इन दोनों का जो योगफल है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका काम पड़ा तो विलायक का मूल प्रभाज प्लस विलय का मूल प्रभाज, इन दोनों का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी पांचों डेफिनेशन एक साथ समझा दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, पर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।